Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to Contract Act. In the last previous class of Contract Act, we have already discussed about lawful object and lawful consideration. उसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था. आज का जो टॉपिक है हमारा है सेक्शन 24 पर, जो मैं आगे फर्दर जो है कंटिन्यू करूँगी. उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो देख लिए होंगे. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आज का कंसेप्ट थोड़ा सा आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा. पहले आप वो लेक्चर्स जो है अच्छे से देख लीजिएगा. उसका जो है लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल के और वहाँ पर आपको ईजिली सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा. तो चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं. देखिए सेक्शन 24 है वो बात करता है कि एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होंगे. अब 24 से लेकर आगे जो जो एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं वो सारे वॉइड्स एग्रीमेंट की बात हो रही है. ये आपने टाइटल यहाँ से देख लिया होगा, वॉइड एग्रीमेंट. तो एग्रीमेंट्स वॉइड हो जाएंगे इफ़ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट. अगर पार्टली जो है कंसिडरेशन उसका, यानी कि जो अमाउंट दी गई है, जो पेमेंट किया गया, जो प्राइस दिया गया है वो, या उसका जो ऑब्जेक्ट है वो पार्ट में भी अगर अनलॉफुल है तो भी वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. इफ़ एनी पार्ट ऑफ ए सिंगल कंसिडरेशन, अगर कोई भी पार्ट जो है चाहे सिंगल कंसिडरेशन क्यों ना हो, फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स के लिए, या एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशन, सेवरल पेमेंट आपने की हो फॉर ए सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल काम के लिए, इज अनलॉफुल हो जाएगा और वो जो एग्रीमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, वॉइड की कैटेगरी में आ जाएगा. तो ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए आपने कोई एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट के अंदर आपने कई चीज़ें परचेज करने की बात की, जैसे आपने शुगर परचेज करने की बात की, साथ में आप ओपीएम खरीदने की बात करते हो. जो ओपीएम की खरीदारी है वो इलीगल है, अनलॉफुल है, तो उसके लिए आप पे कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा. जैसे एग्जाम्पल को समझिए. ए प्रोमिसेस टू सुपरिंटेंड ऑन बिहाफ ऑफ बी अ लीगल मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिगो. लीगल मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिगो. इंडिगो क्या होता है, नील की खेती होती है. तो ए क्या करता है, प्रोमिस कर लेता है बी के बिहाफ पर कि वो इंडिगो का जो जो लीगल फैक्चर है, लीगल मैन्युफैक्चरर है, एंड एन इलीगल ट्रैफिक इन दिस आर्टिकल, और इसको इलीगल तरीके से कहीं दूसरी जगह ले जाने का कॉन्टैक्ट कर लेते हैं. बी प्रोमिस टू पे टू ए सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज़ ए ईयर. बी क्या प्रॉमिस करता है ए को कि वो जो है एक 10,000 रुपये उसके बदले देगा. द एग्रीमेंट जो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ए का, एज का जो प्रॉमिस है और जो कंसिडरेशन बी की तरफ से दिया जा रहा है वो क्या है, पार्ट में अनलॉफुल है. देखिए यहाँ पर बात आ रही है लीगल मैन्युफैक्चरर. लीगल मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या है, कानूनी तौर पर उसे वहाँ पर मान्यता मिली हुई है, और वो जो है जैसे इंडिगो होता है, ओपीएम होता है, इस चीज़ों के लिए क्या होता है, ठेके छूटते हैं. जो लीगल तरीके से जो ठेका छुटा हुआ है, अगर वो उस किसी व्यक्ति को मिला हुआ है और उसके बाद अगर वो मान लो उसको आगे बेचने के लिए इलीगल तरीके से कहता है, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम कर रहे हैं. ए क्या है, कोई व्यक्ति है. बी जो है वो क्या है, लीगल मैन्युफैक्चरर है. लीगल मैन्युफैक्चरर, लीगल मैन्युफैक्चरर है वो. अब इसके पास क्या है, इंडिगो की खेती है. अब ये ए के साथ कांटेक्ट करता है कि वो गलत तरीके से इसको क्या करे, ट्रैफिक करेगा, दूसरी जगह जाकर बेच देगा, और उसके बदले में वो उसे 10,000 रुपये देंगी. तो एक तो जो ये ऑब्जेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और 10,000 रुपये जो कंसिडरेशन है वो भी गलत होगा. लेकिन हाफ गलत है. ये जो इंडिगो की जो खेती वो कर रहा है वो तो वैलिड है और ये इनवैलिड है. तो ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा. ऐसा नहीं कि वो जो उसकी खेती कर रहा है वो भी वॉइड होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर. अगर इसको आप आगे देखें तो जैसे ये कुछ किस रूल की बात करता है, मैं थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ आपको कि किस प्रकार के ये रूल की बात करता है. जो सेक्शन 24 है आपका, वो कहता है द रूल प्रिस्पोजिज. प्रिस्पोजिज का मतलब है कि पहले से आपको पता है सब चीज़ के बारे में कि द एग्रीमेंट इज इंडिविजिबल. अगर ऐसा कोई रूल आपको पहले से पता, ये रूल कहता है कि अगर आपको पहले से पता है कि वो डिविजिबल है तो कोई दिक्कत नहीं. अगर वो है पहले से इनडिविजिबल, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा वॉइड की कैटेगरी में आ जाएगा. ये बात कर रहा है. अब कुछ एक एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहती हूँ.
जिससे थोड़े से आपके पॉइंट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझें, जैसे ए प्रॉमिस करता है टू गिव 10,000 रुपीज़, कि वो बी को 10,000 रुपीज़ देगा। ठीक है, बी प्रॉमिस करता है कि वो क्या देगा, क्या मटेरियल सप्लाई कर देगा, क्या डिलीवर करेगा राइस और ओपियम। ये सॉरी यहाँ पे और वर्ड नहीं है, एंड राइस और ओपियम देगा। ए प्रॉमिस करता है 10,000 रुपये देगा। आप क्या डिलीवर करोगे, चावल डिलीवर करोगे और अफीम डिलीवर करोगे। तो यहाँ पर जो राइस डिलीवर करना है वो क्या है, सेपरेबल है, उसको आप सेपरेट कर सकते हो। सिर्फ अकेला राइस डिलीवर कर देगा तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। लेकिन जो आप ओपियम की बात कर रहे हो वो क्या है, अनलॉफुल है, वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो जहां पर उसको सेपरेट किया जा सकता है तो उस एग्रीमेंट को आप सेपरेट करवा कर जो है उसके बाद उसको डिलीवर करवा सकते हो, उस एग्रीमेंट को आप परफॉर्म करवा सकते हो। तो इस मैटर में ओनली द एग्रीमेंट रिलेटिंग टू राइस इज वैलिड। सिर्फ उतना ही एग्रीमेंट वैलिड होगा जो आपने राइस से रिलेटेड किया। उसके अलावा जो आपने ओपियम से रिलेटेड जो एग्रीमेंट आप कर रहे हो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो ये है बेसिक सा एक सिंपल सा फंडा जो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर इस कंसेप्ट को हम समझना चाहते हैं कि पार्टली क्या सीवियर हो सकता है, किसको अलग किया जा सकता है, किसको नहीं, तो उसको थोड़ा सा हम और प्रोविजन में भी समझेंगे। क्योंकि जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हो तो जो सीवियरिटी का जो कंसेप्ट है वो आपका दिया हुआ है सेक्शन नंबर 57 में और सेक्शन 58 एंड सेक्शन 59। तो अब ये क्या कुछ कह रहा है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, जब तक आप इस कंसेप्ट को करोगे, जब तक जो है आप 57 58 कंसेप्ट को नहीं समझोगे तब तक आप ये मान के चलिए कि आपका जो ये प्रोविज़न है ये पूरा नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हम 57 पे आ जाते हैं, फिर मैं आपको उसके कुछ एक एग्जाम्पल के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, 57 कहता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग्स लीगल। कि रेसिप्रोकल प्रोमिस होता है, देखिए जब भी आप कोई प्रॉमिस करते हो, आपने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं इतना सामान डिलीवर कर दूंगा, तो रेसिप्रोकल दूसरी साइड से भी तो वैसा ही प्रॉमिस आएगा कि हम इसके बदले में पैसे दे देंगे। तो ये कह रहा है कि आपने रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया है टू डू थिंग लीगल थिंग्स के लिए और साथ में इलीगल के लिए भी। तो क्या होगा, वेयर पर्सन्स रेसिप्रोकली प्रोमिसेस फर्स्टली टू डू सर्टन थिंग्स विच आर लीगल। कुछ तो ऐसी चीज़ जो लीगल है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ की वो बात कर रहा है कि वो चीज़ जो है क्या होगी, लीगल होगी। एंड सेकेंडली अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस टू डू सर्टन अदर थिंग्स विच आर इलीगल। कुछ ऐसी थिंग्स की भी बात कर रहा है जो इलीगल है। द फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बट द सेकेंड इज वॉइड एग्रीमेंट। कि फर्स्ट जो है जो लीगल चीज़ के लिए आप कर रहे हो तो क्या बन जाएगा, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन जिस इलीगल की आप बात कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। सिर्फ उतना ही पोर्शन लीगल होगा जितना पोर्शन आपने लीगली एनफोर्स करवा रहे हो, वैलिड जो कॉन्ट्रैक्ट होगा। बाकी का जो एग्रीमेंट है वो आपका वॉइड माना जाएगा। देखिए कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब वो सारे सर्कमस्टेंसेस पूरे करें। अब ये जब लीगलिटी उसमें है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, लेकिन अगर वो लीगलिटी उसके अंदर नहीं है तो वो अभी तक एग्रीमेंट ही पड़ा है, और एग्रीमेंट भी कैसा पड़ा है, वॉइड एग्रीमेंट पड़ा है। एग्जाम्पल कहता है ए एंड बी एग्री दैट, ए और बी एग्री होते हैं, दोनों में एक एग्रीमेंट होता है दैट ए शैल सेल बीज ए हाउस फॉर 10,000 रुपीज़। ए क्या करेगा, बेच देगा बी को एक हाउस 10,000 रुपये में। बट दैट, पर एक कंडीशन दे दी, बी यूजेज इट एज ए गैम्बलिंग हाउस। अगर बी जो है उसे गैम्बलिंग हाउस, जुआ खाना बनाता है तो ही शैल पे ए 50,000 रुपीज़ और इट, तो वो उसके लिए 50,000 रुपये दे देगा। तो यानी कि यहाँ पर बात की गई है कि 10,000 रुपये में वो हाउस को बेच देगा, लेकिन अगर वो उसे गैम्बलिंग हाउस में यूज़ करेगा तो उसे ए को 50,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। द फर्स्ट सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस नेमली टू सेल द हाउस एंड टू पे 10,000 रुपीज़, वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा।
और जो सेकंड सेट है जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट जिसके अंदर है वो क्या बन जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। तो जितना पोर्शन, जितना वो कह रहा है कि मकान बेचना है, सामने वाले पार्टी ने खरीदना है, उसके लिए 10,000 रुपये दे रहा है, उतना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज जिसमें वो कह रहा है कि अगर आप वहां पर जुआ खेलते हो तो आपको 50,000 देने पड़ेंगे, तो वो क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, क्योंकि वो इलीगल है। ये कहता है हमारा सेक्शन नंबर 57 कि जहां पर एक जो एक्ट है वो लीगल है और दूसरा क्या है, इलीगल है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रोविजन की बात करते हैं हम। वो कह रहा है ऑल्टरनेटिव प्रोमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल। ऑल्टरनेटिव प्रोमिस है वो रेसिप्रोकल है और ये है ऑल्टरनेटिव है। इन द केस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव प्रोमिस वन ब्रांच ऑफ विच इज लीगल एंड अदर इलीगल, द लीगल ब्रांच अलोन कैन बी एनफोर्स्ड। तो लीगल ब्रांच है, सिर्फ उसको आप एनफोर्स करवा सकते हो। ऑल्टरनेटिव है, उसमें ऑल्टरनेटिव चीज दी गई है। ऑल्टरनेटिव का मतलब उसमें तो क्या, रेसिप्रोकल है, जो आपने डिमांड की सामने वाला वही आपको डिलीवर कर रहा है, वही आपको परफॉर्म करवा रहा है। इसमें ऑल्टरनेटिव है, उसमें आपने दो कंडीशन रख दी, दो चीजें रख दी कि मुझे ये चीज दे दो या ये चीज दे दो। एक ऑल्टरनेटिव दे दिया कि दोनों में से कोई एक। एग्जाम्पल देखिए, इसमें आपके रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के जो 57 और 58 दो ही प्रोविजन आते हैं। अगर बाय चांस मेरे मुंह से 59 निकल गया तो वो इसमें काउंट नहीं होगा। कह रहा है ऑल्टरनेटिव प्रोमिस की बात हो रही है। ए एंड बी एग्री दैट, ए और बी दोनों एग्रीमेंट करते हैं, ए शैल पे बी 1,000 रुपीज। ए क्या करेगा, बी को 10,000 रुपीज देगा। फॉर विच बी शैल आफ्टर वर्ड डिलीवर टू ए आइदर राइस और आइदर स्मग्ल ओपियम। या तो वो उसे चावल डिलीवर कर देगा और या जो स्मग्ल्ड किया हुआ ओपियम जो है डिलीवर कर देगा। तो दोनों में से कोई भी एक चीज डिलीवर करेगा, उसके लिए वो 1,000 पे कर रहा है। तो दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब राइस डिलीवर करने की बात आएगी तो वैलिड हो जाएगा और ओपीएम के रिगार्डिंग वॉइड हो जाएगा। ये मैं आपको पहले ही एग्जाम्पल के माध्यम से कवर अप करवा चुकी हूँ। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पर वो जो है वैलिड और इनवैलिड का कोई इश्यू वहाँ पर आता हो। तो देखिए, जहाँ पर वो सेपरेट हो सकता है तो उसे आप वहाँ पर सेपरेट कर देंगे, लेकिन जहाँ पर वो सेपरेट नहीं होगा तो वहाँ पर सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये है बेसिकली यहाँ का प्रोविज़न जो सेक्शन हमने 24 पढ़ा है उसके साथ डील होगा। इसके अलावा मान लीजिए हम एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कोई लेडी है, वो क्या करती है, हाउस जो है वो रेंट पे लेती है। एक लेडी है, सॉरी 59 नहीं आएगा इसमें, 57 में तो क्या है कि एक पार्ट लीगल है और दूसरा पार्ट इलीगल है, तो क्या होगा, ठीक है। 58 ये कहता है कि ऑल्टरनेटिव की बात हो रही है, वहां पर ऑल्टरनेटिव की बात हो रही है। मान लीजिए एक लेडी है ए, उसे ये मकान चाहिए रेंट पर वो इसे प्रोस्टिट्यूशन में यूज़ करेगी, प्रोस्टिट्यूशन में यूज़ करेगी, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वेदर इज इज ए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। देखिए, जितना वो रेंट की बात कर रहे हैं वो तो क्या है, वैलिड है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन जब वो प्रोस्टिट्यूशन का जो उसमें ऐड कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड। इनवैलिड क्या, ये इलीगल हो जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ये है तो बेसिक सा कंसेप्ट, ठीक है। अब एक और एग्जांपल, एक और कंसेप्ट भी आता है इसके साथ। वो ये कहता है कि तब क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, कंसिक्वेंसेस किस चीज के कंसिक्वेंसेस, व्हेन बोथ द alternative consideration आर लॉफुल। अगर दोनों कंसिडरेशन है वो लॉफुल है। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, वो बी के साथ कांटेक्ट करता है कि ही विल पे 10,000 रुपीज़ एंड यू विल डिलीवर आइदर शुगर और राइस। अब यहाँ पर दोनों के दोनों जो पार्ट है इसके ऑल्टरनेटिव की क्या है, लीगल है। इस मामले में क्या हो जाएगा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड हो जाएगा, सॉरी ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, या एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होगा। देखिए, एक आपके प्रोविजन आता है सेक्शन 29 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें एक बात आती है अनसर्टेनिटी की बात आती है। जब अनसर्टन है कि आपने शुगर मांगा या राइस मांगा तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट
वॉइड हो जाता है, जहाँ कुछ भी सर्टन नहीं है। तो अगर ऑल्टरनेटिव कंसिडरेशन है वो लॉफुल है, लेकिन फिर भी उस कॉन्ट्रैक्ट की फिर भी जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। रीजन बीइंग दैट इट डजंट मेंशन एनी टाइप ऑफ क्वांटिटी वेदर यू हैव टू पे फॉर द डिलीवरी ऑफ शुगर और राइस, कि आप शुगर के लिए डिलीवरी करवा रहे हो, पे कर रहे हो, या राइस के लिए कर रहे हो। अगर उसमें ऐसा कुछ है तो फिर जो है कहीं भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त सेक्शन 93 भी आता है आपका, सेक्शन 93 आता है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का। वो कहता है पेटेंट एम्बिग्यूटी की, पेटेंट एम्बिग्यूटी। पेटेंट एम्बिग्यूटी का मतलब आता है कि जब आपने स्टार्टिंग में ही कोई एक्ट किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया, उसी टाइम ही उसके अंदर अनसर्टेनिटी थी, उसमें कुछ कमियां थी, तो उस कमी को आप जो है कोई एविडेंस भी उसके अंदर कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से जब भी आप सेक्शन 24 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पढ़ते हो तो उसके साथ आपको सेक्शन 56, सेक्शन 58, सेक्शन 29 एज वेल एज 93 इंडियन एविडेंस एक्ट भी आपने कंसिडर करना है, तभी आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो पाएगा। वेदर यू आर क्वालिफाइड, you want to prepare for judiciary examination, you want to appear in a मेंस एग्जामिनेशन, और यू आर एन LLB एस्पायरेंट, किसी भी फील्ड में हो, जब आप सेक्शन 24 पे कुछ लिखते हो तो आपको 57, 58 और 29 को साथ साथ कंसिडर करना पड़ेगा। और 93 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बात कर रहा है उसको भी थोड़ा सा वहाँ पर कंसिडरेशन में आएगा, तभी आपका पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट होगा। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। मैं आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।